क्लास में हम रूल पढ़ लिए थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। रूल 1 था स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी या कमेंसमेंट बोल सकते हैं। रूल 2 था डेफिनेशंस का, और रूल था 3 रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, किसको नहीं करने। राइट, आज हम बात कर रहे हैं रूल 4 की। कल मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो कैसे, सुनिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, किसको कॉस्ट ऑडिट करवानी है और किसको नहीं, ये बात जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं रूल 4। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि आप सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। राइट, तो सुनिए, अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके ऊपर 2 क्राइटेरिया है और दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। क्या है? दो, पहला ओवरऑल टर्नओवर, जिसको हम एग्रीगेट टर्नओवर बोल रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 50 करोड़ और मोर, साल का जो टर्नओवर है 50 करोड़ या उससे ज्यादा, ध्यान रहे 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम जब टैक्स ऑडिट पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक्सीडिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे 50 करोड़ और मोर है, मतलब एग्जैक्टली होने पे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा टर्नओवर है? एग्रीगेट या ओवरऑल टर्नओवर। आगे लिखा है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, मतलब ये इंडिविजुअल टर्नओवर की बात कर रहा है, सुन लेना ध्यान से, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए? 25 करोड़ और मोर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे A प्लस बी की बात कर रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल का मतलब टोटल एग्रीगेट या ओवरऑल बोल दीजिए, और यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एग्रीगेट का मतलब है A प्लस बी। राइट, इन दोनों कंडीशन का एक साथ फुलफिल होना जरूरी है, तो ही रेगुलेटेड सेक्टर वाले प्रोडक्ट की ऑडिट होगी, वरना रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट नहीं होगी। क्लियर है? बताइए। इज दैट क्लियर? ओके, आगे आ जाइए नॉन रेगुलेटेड में। नॉन रेगुलेटेड में भी सेम कंडीशन है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। 100 करोड़ और मोर हो जाए, यहाँ पे 35 करोड़ और मोर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि एक एसएससी तीनों चीज में काम करता है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, तीनों प्रोडक्ट बनाता है वो, ठीक है। टोटल, अब हमें आपको ये देखना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं रखने, कॉस्ट ऑडिट ही है या नहीं करवाने, ठीक है। और इस केस में जाने से पहले मैं दोबारा बोल दूं एक बार, हमारा रूल क्या है? रेगुलेटेड सेक्टर के लिए ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ और उससे ज्यादा, इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ और उससे ज्यादा, जबकि नॉन रेगुलेटेड के लिए ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा, और इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ और उससे ज्यादा। जरूरी नहीं है कि ऑडिट होगी तो सबकी होगी, एक की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है। राइट, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ओके, अब कॉस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए टर्नओवर कितना था? 35 करोड़। तो चलिए आपसे पूछते हैं, केस नंबर 1, अगर मेरा टेबल ए का टर्नओवर है, टेबल बी का टर्नओवर 15 करोड़ है, और टेबल सी का टर्नओवर 5 करोड़ है, इसका मतलब टोटल मेरा टर्नओवर 30 करोड़ है। बताइए मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं? सर नहीं रखना। कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं? नो सर। नहीं करवानी, ठीक है। नो सर। दूसरा केस, अगर मेरा टेबल ए का टर्नओवर 10 करोड़ है, टेबल बी का टर्नओवर 20 करोड़ है, और टेबल सी का टर्नओवर 10 करोड़ है, टोटल टर्नओवर मेरा 40 करोड़ है, क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं?
बोलिए क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड रखने हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड रखने हैं क्या? नो Yes, सर, sir. यस सर, कॉस्ट रिकॉर्ड तो रखना है। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देते रहो और हो सके तो चैट बॉक्स में दे दो। सर ऑडियो अटक गया था। तो तभी कह रहा हूँ चैट बॉक्स में दे दो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। यस सर, रखने हैं। कॉस्ट ऑडिट करवानी है क्या? कॉस्ट नो ऑडिट? सर। नो सर, नहीं करवानी। चलिए आगे चलते हैं। केस नंबर 3। 10 10 40 टोटल हो गया 60 करोड़। बोलो जी, कॉस्ट रिकॉर्ड रखने के हाँ या ना? यस सर। सुन नहीं रहा Yes, आवाज? यस और नो? Cost records, yes or no? Yes. Cost audit, yes or no? No. Cost, कुछ कह रहे हैं yes, कुछ कह रहे हैं no. I say no. चेक करो एक बार कैसे, yes कैसे होगा? चेक करो एक बार। रेगुलर लिए ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है, पर इंडिविजुअल टर्नओवर भी तो 25 करोड़ होना चाहिए, वो कहाँ हो रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अभी बोलिए कॉस्ट रिकॉर्ड यस और नो? यस सर। कॉस्ट ऑडिट यस और नो? यस सर। यस नो सर। नो नो सर? सर इसमें टेबल और ए और बी का 30 हो रहा है ना। कॉस्ट ऑडिट होगी कल ए के प्रोडक्ट की होगी, अभी बताया था ना मैंने कि जरूरी नहीं है पूरी कॉस्ट ऑडिट हो, प्रोडक्ट वाइज हो सकती है। सुनिए, टेबल ए की रिक्वायरमेंट क्या है? ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ है ना? यस सर। इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ है ना? 25 करोड़ से ज्यादा। यस सर। इसका मतलब टेबल ए तो होगी। अब टेबल बी चेक करते हैं। टेबल बी कहता है ओवरऑल 100 करोड़ है क्या? नो सर। टेबल बी नहीं होगी, समझ गए? बोलिए जी, क्लियर है क्या? सर ये वाला वापस बताइए ना केस। टेबल ए की ऑडिट अलग है, टेबल बी की ऑडिट अलग है, जिसका क्राइटेरिया पूरा होगा उसकी ऑडिट होगी, ठीक है। मैंने कहा था फाइनेंशियल ऑडिट की तरह नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होगी। हमने टेबल ए की ऑडिट चेक की। टेबल ए की दो कंडीशन है, 50 करोड़ ओवरऑल और 25 करोड़ इंडिविजुअल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो रही है, यस। ये भी हो रही है, यस। इसका मतलब टेबल ए की ऑडिट तो होगी, ठीक है। टेबल बी में 100 करोड़ और 35 करोड़, 100 करोड़ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब टेबल बी की ऑडिट नहीं होगी। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। इसलिए दोनों का क्राइटेरिया चेक करना है और दोनों क्राइटेरिया चेक करने हैं। बोल देना डाउट है तो। अभी और क्लियर हो जाएंगे, मैं सब तरीके के एग्जांपल दे दूंगा। हाँ जी, 110 करोड़। बोलो कॉस्ट रिकॉर्ड्स यस और नो? यस सर, सर कॉस्ट ऑडिट दोनों पार्टी को चुकी। ऑडिट यस और नो?
Yes, sir. कौन से, ए बी या दोनों? Sir, दोनों. और कोई और बोलो बाकी। सर ए की होगी, बी की होगी या नहीं, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। चेक कर लेते हैं। सर ए की ऑडिट के लिए ओवरऑल टर्नओवर 50 होना चाहिए, हो गया। इंडिविजुअल टर्नओवर 25 होना चाहिए, हो गया। बी की ऑडिट के लिए इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, हो गया। इंडिविजुअल 35 करोड़ होना चाहिए, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हो रहा सर। मत करो। Sir, 30 या 35? 35 है ना? 35। Okay, डरने sir. की जरूरत क्या ये है? तो नहीं होगी सर. सीधा सीधा कंडीशन है, फुलफिल है तो है, नहीं है तो नहीं है। फिर डरने की, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके सर अगर यही अगर टेबल ए में 25 होता अभी तो अभी फिर सब ले इसमें लो दोनों की बेटा। दोनों का होता फिर। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी सारे सिचुएशन ले रहा हूँ ना, अभी चेंज मत करो। अभी ये समझो, इस सिचुएशन में आपकी बात समझ में आ गई। यस सर, ये वाला था। हाँ, मैं मल्टीपल केस बना इसी दे रहा हूँ, टेंशन ही मत लो। हाँ जी, कॉस्ट रिकॉर्ड, यस और नो? यस सर। यस। Yes, sir. ऑडिट, यस और नो? Sir, both. यस सर, टेबल ए टेबल बी दोनों का होगा। समझ गए? आगे समझ में बात हो? चलिए, हाँ सर, अब आ गए। मैंने कहा ना सारे केस होंगे तब तक सब आ जाएंगे। अब जो चल रहा है उस पर फोकस रखो। चलिए, अब बताइए, कॉस्ट रिकॉर्ड यस और नो? यस Yes, sir. कॉस्ट ऑडिट यस और नो? Sir, टेबल OD. बी। बी ओनली। समझ गए? हालांकि लाइबल ए भी है, पर ये हम बनाते ही नहीं है, तो कहां से कराएंगे ऑडिट? जीरो टर्न मतलब क्या है कि हम बनाते ही नहीं है टेबल ए। समझ गए? यस सर। टेबल ए हम बनाते ही नहीं है ना, जीरो का मतलब। चलिए, हो गए सब तरीके के। अब आप बोलो, तीनों लोग एक एक बोल दो अपना केस, जो भी आपके मन में आ रहा है। सबसे पहले कौन बोल रहा है? सर शिफाली। टेबल ए में 35, 20, 60। बोला जाएगा 115। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यस। यस सर। सर टेबल ए टेबल बी दोनों का बहुत। चलिए, निवी। Sir, table A 25. 10 और C में भी 10. ये जाएगा 45, राइट? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यस। कॉस्ट ऑडिट, ओवरऑल टर्नओवर डजंट एक्सीड, इसलिए नो। ओवरऑल नहीं जा रहा ना 50 करोड़ से ऊपर, यस सर। ऑडिट हो ही नहीं सकती। पंकज, ट्वेंटी टू 078 बता रहे हैं, ये हो जाएगा 70, 90, 100। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यस। कॉस्ट ऑडिट, नो। कोई इंडिविजुअल टर्नओवर क्रॉस ही नहीं कर रहा 25 और 35 को। लीजिए, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी कैसे देखनी है। यस सर। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलता हूँ वापस।
Done? तो ये हमने क्या कहा कि सर कॉस्ट ऑडिट तभी होगी जब दो क्राइटेरिया फुलफिल होंगे के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ और इंडिविजुअल टर्नओवर प्लस मतलब ए प्लस बी का टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा। नॉन रेगुलेटरी के लिए सर 100 एंड 35, दो क्राइटेरिया दोनों एक साथ फुलफिल होंगे तो ऑडिट होगी, वरना ऑडिट नहीं होगी। दैट्स इट। अब यहाँ पे एक आता है एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम इसको। आपको याद होगा अभी मिसलेनियस टॉपिक जिस दिन मैंने पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन आया था इसका। एक्सेप्शन का मतलब तीन चीजें ऐसी हैं, तीन लोग ऐसे हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, फिर चाहे उनका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो। ठीक है, यस। कौन? सबसे पहले वो जो सेज में ऑपरेट हो रहे हैं। याद है उस दिन एक क्वेश्चन था ऐसा सेज का। Yes, sir. जो सेज में ऑपरेट हो रहे हैं उन्हें कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, चाहे उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ही क्यों ना हो। दूसरा, जिन लोगों की टोटल रेवेन्यू का 5% से ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का टर्नओवर है सर 100 करोड़ रुपए का और उसका 80 करोड़ का टर्नओवर एक्सपोर्ट से है, तो फिर उसे ऑडिट नहीं करवानी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना आता। क्लियर है? अगर 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट टर्नओवर है टोटल टर्नओवर का, टोटल रेवेन्यू का, तो फिर कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। लास्ट वन, अगर आप अपने आप के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है, थ्रू द कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, खुद का प्लांट लगा के खुद के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उस केस में उसकी ऑडिट नहीं होगी। तो ये तीन केस दोबारा सुन लीजिए। अगर आप सेज में ऑपरेट होते हैं, अगर आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपके टोटल रेवेन्यू के 75% से क्रॉस करती है, और अगर आप अपने खुद के लिए पावर जनरेट कर रहे हैं, तीनों ही केस में आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट? तो लिखा है रूल 3 अप्लाई होगा मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, रूल 4 अप्लाई नहीं होगा मतलब कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी। बता दीजिए यहाँ पे कोई डाउट किसी को रूल 4 में? क्लियर सर। चलिए आगे आ जाइए। अब आते हैं रूल 5। रूल 5 आपको 3 के साथ कंफ्यूज कर सकता है, रखना 3 और 5 में कंफ्यूज मत हो जाना। रूल 3 तो ये कहता है कि कोड किसको रखने हैं, और रूल 5 ये कहता है कि कोड कौन कैसे रखने हैं। ठीक है, आप समझो HOW और WHO वर्ड वही है और मीनिंग बहुत अलग है। सही है क्या? हाँ जी, मीनिंग अलग है क्या? सर दो अलग अलग मीनिंग बन वर्ड्स बन गए। हाउ? लेटर तो वही है, क्या? लेटर्स तो वही होते हैं लेकिन चेंज हो जाता है मीनिंग आगे पीछे करने से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, WHO। चलिए, तो वहां पे बोला था किसको रखने हैं, तो हमने कहा कि भैया जिसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है उसको रखने हैं। यहाँ कह रहा है कैसे रखने हैं, तो उसके लिए बोला गया कि फॉर्म नंबर CRA 1 में रखने हैं। ये फॉर्म का नाम है, जैसे आपने लोगों के अंदर MGT फॉर्म पढ़े होंगे, AOC फॉर्म पढ़े होंगे, राइट, या ADT फॉर्म पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ पे ये फॉर्म का नाम है CRA 1। 4 फॉर्म है टोटल, इन चारों के नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो फॉर्म नंबर 1 के अंदर, CRA 1 के अंदर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 30 आइटम दे रखे हैं जिनके रिगार्डिंग आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। मैंने पहले जिक्र भी किया था इसका, 30 आइटम के रिगार्डिंग आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। राइट? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर CRA 1 फॉर्म किसका है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का है। या कोई ये पूछे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन सा फॉर्म काम में आता है, तो आप बोलेंगे CRA 1 काम में आता है। बोलिए, समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो।
क्लियर है? CRA1 फॉर्म। ओके, अब सुनिए सर आगे आगे रूल 6, आखिरी रूल हमारा। 5 रूल पढ़ चुके हैं, आखिरी रूल है, तो 6 रूल टोटल है और 4 फॉर्म टोटल है। ये चारों नाम और ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, राइट? रूल 6 अपॉइंटमेंट की बातें करना है। अब वहां पे देखो कंपनीज एक्ट में तो बहुत सारे सेक्शन 139, 140, 141, 142, 146 तक थे। यहाँ पे इतना नहीं है, एक ही सेक्शन में एक ही रूल में सारा किस्सा खत्म है। तो सबसे पहले आइए अपॉइंटमेंट की बात, मैं आपको समझा देता हूँ। समझिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑडिटर है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिटर अपॉइंट करना है या नहीं करना, वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाँ सर करना है या नहीं करना। और पिछले साल के टर्नओवर के बेस पे है, तो इस साल आपको तो स्टार्टिंग में पता होगा कि हमें इस साल ऑडिटर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ऑडिटर चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एक ऑडिटर जो कौन है, CMA है इन प्रैक्टिस, उसको कांटेक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि भैया क्या आप हमारे ऑडिटर बनना पसंद करेंगे। वो कहेगा हाँ, तो भैया लिख के दे दो। तो उससे क्या लेंगे, रिटर्न कंसेंट। उससे क्या लेंगे, रिटर्न कंसेंट लेंगे। रिटर्न कंसेंट क्यों ली जाती है, वो इसलिए ली जाती है कि भैया अगर आपने कहा कि हाँ मैं बनने को तैयार हूँ, हमने बोर्ड में रिजोल्यूशन पास, हमने आपको अपॉइंट कर लिया, बाद में आप कहते नहीं मुझे तो नहीं बनना, समझ गए, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम पहले ही आपसे रिटर्न में ले रहे हैं कि आप बनने को रेडी तो है ना, ठीक है? यस। दूसरी बात, आप क्वालिफाइड है या नहीं है, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, कंपनी को तो इतना नॉलेज नहीं है ना। अब जैसे ये इंटरनली क्या करते हैं, इन पे कोई कोर्ट केस चल रहा है नहीं चल रहा, वो कंपनी को थोड़ी पता है, वो तो इन्हीं को पता है खुद को, ऑडिटर को। तो उसके बीच में डिक्लेरेशन ले ली जाती है कि हाँ भैया मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं। ये बात ये लिख के देगा यहाँ, समझ पा रहे हैं? ये कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर के ऊपर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको कोर्ट ने कभी कन्विक्टेड किया है नहीं किया है, उसको थोड़ी होगा पता। उसके बाद टोटल कितनी ऑडिट्स वगैरह जो भी है, तो वो उससे रिटर्न कंसेप्ट ले लेते हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ और मैं आपका ऑडिटर बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसी इससे क्या ले ली जाती है, रिटर्न कंसेंट ले ली जाती है, राइट? अब कंपनी को अपॉइंट करना है, अपॉइंट करने के लिए कौन अथोराइज है, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथोराइज। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन में अपॉइंट करेंगे सर इसको, तो ये इसको अपॉइंट करेंगे सर 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ईयर, ठीक है? 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ईयर, ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 30 सितंबर तक अपॉइंट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 180 दिन काउंट करोगे तो 30 सितंबर तक जाएगा, समझ गए? 1 अप्रैल से जोड़ेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाएगा। Yes, sir. तो आपको 30 सितंबर से पहले पहले ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कैसे करेगा, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन पास करेगा और अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसकी जानकारी देनी होगी हमको गवर्नमेंट को। किसको देनी होगी, गवर्नमेंट को, मतलब कि MC को देनी होगी। तो आप एक फॉर्म फाइल करेंगे इसके लिए, इंटीमेशन अबाउट अपॉइंटमेंट, इंटीमेशन अबाउट अपॉइंटमेंट। कौन से फॉर्म में देंगे आप, इसके लिए फॉर्म आता है CRA2, 1 हम पर CRA2 इसके लिए काम आएगा। एंड CRA2 कितने दिन में फाइल करना है, 30 डेज। कहां से 30 डेज, अपॉइंटमेंट से 30 डेज, फ्रॉम अपॉइंटमेंट, ठीक है? अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर अंदर CRA2 फाइल करना है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात आ जाती है, वो क्या वो ये कि ये जो 30 दिन है, क्या ये इन 180 दिन के अलावा है? अलावा होने का मतलब
सपोज मैंने अगर 30 सितंबर को ही ऑडिटर अपॉइंट किया, तो क्या अगले 30 दिन में मुझे अपॉइंट करना है? तब तो ये हो गए 180 दिन के अलावा, राइट। और अगर मुझे इस 180 दिन के अंदर ही इन्फॉर्म करना है तो ये हुए अलावा, नहीं हुए ये इंक्लूडेड हो गए। तो सर हमें क्या करना है? तो आपको बोला गया है कि ये जो 30 दिन है ये इंक्लूड है इस 180 दिन के अंदर। ये क्या है? इंक्लूड है इस 180 दिन के अंदर अंदर, अलग से नहीं है। फिर आप कहोगे सर अगर अलग से नहीं है तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि अपॉइंटमेंट से 30 दिन, फिर तो ये बोल देते 180 दिन में इन्फॉर्म करना है। नहीं, दोनों में से जो पहले हो जाए मतलब समझना ध्यान से। ये है मेरा 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना, इस साल के करंट ईयर की बात कर लेता हूँ, 1 अप्रैल 2021। ये है मेरी 30 सितंबर, ठीक है। इससे पहले मुझे ऑडिटर अपॉइंट करना है। सपोज मैंने 1 मई को ही ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, तो क्या मैं 30 सितंबर तक इंटीमेट कर सकता हूं? यस सर। नहीं, मुझे इसके 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है। अपॉइंटमेंट के चीज के, हाँ। तो ये Yes, कहते sir. हैं ना अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर, भैया बताऊं ना, ऐसा मत करो, ऐसे नहीं कि पकड़े दूसरी भूल गए, ऐसा मत करो। रूल यही है कि अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर, पर ये 30 दिन 180 दिन को क्रॉस नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हो गया 30 दिन, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 सितंबर को अपॉइंट किया, अब 10 सितंबर से आप अगर 30 दिन जोड़ेंगे तो मान लीजिए 10 अक्टूबर आता है, पर 10 अक्टूबर आप नहीं जा सकते, आपको 30 सितंबर तक ही इन्फॉर्म करना है, समझ गए? तो 30 Yes, डेज sir. from the date of appointment or 180 days from the commencement of previous year, whichever is earlier, वहां पे आपको इन्फॉर्म करना है CRA 2 फॉर्म के। कोई सवाल है तो पूछ लो। बोलिए, इस रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें भी यही लिखा हुआ है ना, विद इन 30 डेज ऑफ बीओडी मीटिंग। मीटिंग का मतलब यही हो गया ना, हाँ अपॉइंटमेंट से। हाँ हाँ, अपॉइंटमेंट बीओडी मीटिंग तो वही होगा ना, बीओडी मीटिंग में तो होगा ना रिजोल्यूशन पास। बोलो, क्लियर है ये? यस सर। अब सुनिए आगे, ये हुआ एक मैटर है ना, मैं एक एक चीजें अलग से बता रहा हूँ आपको। दूसरे मैटर पे आइए, कैजुअल वैकेंसी। जरूरी नहीं है कि सर मैं रेगुलर अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, कैजुअल अपॉइंटमेंट भी तो हो सकते हैं, इसको आप कैजुअल वैकेंसी भी बोल सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी अगर है तो क्या होगा? तो पहली बात तो कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंटमेंट कितने दिन में होना चाहिए? 30 डेज के अंदर अंदर। कहाँ से 30? सर जब से कैजुअल वैकेंसी अराइज। जब से अराइज हो गया। यस, ठीक है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कैजुअल वैकेंसी अराइज, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको नया ऑडिटर अपॉइंट कर देना है। अब 30 दिन के अंदर हमने अपॉइंट कर दिया, अब जहां भी जिस भी दिन इस 30 दिन के दौरान हमने ऑडिटर अपॉइंट किया होगा उसके अंदर CRA 2 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये लो जी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 30 दिन में इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि 30 दिन कोई वैसे टाइम नहीं है, वो तो कैजुअल वैकेंसी से 30 दिन का टाइम है। तो जिस दिन अपॉइंट करेंगे वहां से 30 दिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं 30वें दिन, कैजुअल वैकेंसी राइज हुई 1 जून को, मैं फिल करता हूं उसको 30 जून को, तो मुझे इसके बाद 30 दिन मिलेंगे CRA 2 फाइल करने के। ओके, यस सर। ओके, चलिए भाई, अच्छी बात है। इसका मतलब अपॉइंटमेंट समझ में आ गया आपको। जनरल अपॉइंटमेंट 180 दिन के अंदर, कैजुअल अपॉइंटमेंट 30 दिन के अंदर। 180 दिन कहां से? साल के शुरू होने से। 30 दिन कहां से? कैजुअल वैकेंसी के राइज होने से। और दोनों में ही अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है। वहां पे 180 दिन में 30 दिन शामिल है और यहाँ पे 30 दिन अपॉइंटमेंट से लिए जाएंगे। बोलिए भी, अपॉइंटमेंट में कोई डाउट?
अब ऑडिटर अपना काम करेगा, ऑडिटर अपना काम करेगा, अपनी ऑडिट करेगा, ठीक है। और ऑडिट करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, राइट। क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कितना टाइम है उसकी बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट देने के लिए फॉर्म होगा CRA 3 और टाइम होगा विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से 180 दिन के अंदर अंदर उसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ओके, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 180 दिन के अंदर सर अंदर इस रिपोर्ट सबमिट करनी है। सर इसमें BOD को करनी है ना, मतलब कंपनी हाँ, को। BOD को करेगा, BOD को करेगा, BOD को भी करेगा और गवर्नमेंट को भी होती है। वो फॉर्म भरा जाएगा तो वो गवर्नमेंट को तो अपने आप हो जाएगा। भाई BOD को तो फिजिकल कॉपी दे देगा और फॉर्म भरेगा तो गवर्नमेंट को भी चली जाएगी। ओके सर। ठीक है, अब सुनिए आगे। इसका टेन्योर कब तक है, ये ऑडिटर कब तक ऑडिटर बना रहेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। जैसे वहां पे पढ़ा था हमने कि नेक्स्ट AGM तक उसका टेन्योर रहता है। फर्स्ट ऑडिटर का नेक्स्ट AGM तक, और फर्स्ट AGM तक, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का 6th AGM तक, ऐसा पढ़ा था हमने। तो इसका टेन्योर कब तक है ये, तो इसका टेन्योर देखो यही है 180 दिन फ्रॉम 180 ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अगर इसने मान लो 180 दिन से पहले ही रिपोर्ट दे दी तो रिपोर्ट देते ही काम खत्म। ये तो लास्ट डेट है, इसमें तो इसको रिपोर्ट देनी ही देनी है, ठीक है। तो इसका टेन्योर भी इतना ही है लास्ट। और अगर इसने उससे पहले ही रिपोर्ट दे दी तो इसका काम उसी दिन खत्म। समझ गए? यस सर। अब ये इसने रिपोर्ट अपनी किसको दे दी साहब, BOD को दे दी और फॉर्म भी फाइल कर। अब ध्यान से सुनना कि BOD की एक ड्यूटी आती है यहाँ पे। वो क्या आती है कि इसने अपनी रिपोर्ट में हो सकता है कुछ कमियां लिखी होगी, कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे होंगे, लिखे होंगे क्या? यस, इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ कमियां लिखी होगी। तो ये कमियां क्यों है, इस कमियों का कौन जिम्मेदार है और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या एक्शन लिया, ये बात बतानी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, गवर्नमेंट को, कि भैया हमारी कंपनी में ये कमी थी, हमने इसको दूर कर लिया है, हमने ये ऑप्शन लिए। समझ रहे हैं? तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी उसको प्लस उसके साथ एक लेटर बनाएगी एक्सप्लेनेशन का, कि हमारे यहाँ पे जो ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन बताई है वो क्यों है, उसके रीजन क्या है, उसका सॉल्यूशन। और ये सारा कुछ भर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। कौन से फॉर्म में, CRA 4 फॉर्म में देगा। तो दोबारा सुन लीजिए अब पूरी कहानी, ठीक है। इससे रूल 6 की पूरी कहानी दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। सबसे पहले हमें बोला गया कि सर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, जनरल अपॉइंटमेंट है तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर, और कैजुअल अपॉइंटमेंट है तो कैजुअल वैकेंसी के 30 दिन के अंदर। दोनों ही केस CRA 2 फॉर्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। और उसके लिए 30 दिन का टाइम है। 180 दिन वाले केस में 180 दिन वो 30 दिन शामिल होंगे, और कैजुअल वैकेंसी के केस में अलग से 30 दिन मिलेंगे, ठीक है। दोनों ही केस में ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट ली जाएगी और दोनों ही केस में ये इंटीमेशन फाइल कर दिया जाएगा। अब ऑडिटर अपना काम करेगा और अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और फॉर्म नंबर कौन से में होगी उसकी रिपोर्ट, CRA 3 के अंदर होगी, ठीक है। ऑडिटर का जो टेन्योर रहेगा वो रिपोर्ट देने तक या एक तक रहेगा, उससे पहले उसको रिपोर्ट देनी ही देनी है, अदरवाइज उसका ऑफिस वेकेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिपोर्ट मिली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस रिपोर्ट को उसमें लिखी हुई कमियों के जवाब के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट देख सके कि कंपनी ने एक्शन लिया है या नहीं लिया है, राइट। ये पूरा प्रोसेस चलेगा,
अच्छा कितने दिन में, ये मैंने नहीं बताया कैसे। अच्छा ये और बता देता हूँ पेज, ये भी कितने दिन में, 30 दिन। कहां से 30 दिन, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट मिलेगी वहां से 30 दिन के अंदर। चलिए और मैंने आपको बता दिया, तीसरी बार फिर से सुन लो और यहाँ सुन लो। अपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट 180 दिन के अंदर, कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर। ठीक है, इन्फॉर्म ऑडिटर को कर देना है, पहले रिटर्न कंसेंट ले लो फिर इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, सीआरए 2 फॉर्म के अंदर हम इंटीमेट करेंगे। यहाँ पे सीआरए 2 में इंटीमेट करने के लिए 30 दिन का टाइम है, और यहाँ पे सीआरए 2 में इंटीमेट करने के लिए 30 दिन से और 180 दिन कमेंसमेंट से, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ये आप ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर, इसलिए ये 2 बॉक्स बनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब ऑडिटर का ऑफिस कब तक रहेगा सर? ऑडिटर सेल कंटिन्यू ऑफिस या तो 180 दिन तक, या सबमिशन ऑफ रिपोर्ट जो भी पहले हो जाएगा वहां तक ऑडिटर अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा। और ये क्या हुआ, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा सीआरए 3 के अंदर, कौन कितने दिन में, 180 दिन में, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। वो क्या करेगी, कंपनी फॉरवर्ड करेगी उस रिपोर्ट में लिखी हुई कमियों के एक्सप्लेनेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर्म नंबर सीआरए 4 में, वो भी 30 दिन के अंदर। बता दीजिए, क्लियर है क्या? यस। ओके, अब सुन लीजिए दोबारा। 6 रूल पढ़े हमने। रूल 1 शॉर्ट कमेंसमेंट टाइटल, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन। तीसरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट जो कि 35 करोड़ या मोर होने पे है, और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे ही है, ध्यान रखें, ट्रेडिंग वगैरह पे नहीं है। उसके अलावा बात करी हमने रूल 4 जो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट बोलता है, जिसमें कहा रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 50 करोड़ या उससे ज्यादा ओवरऑल टर्नओवर और 25 करोड़ और उससे ज्यादा इंडिविजुअल टर्नओवर। नॉन रेगुलेटेड के लिए 100 करोड़ या उससे ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर, ओवरऑल टर्नओवर, और 35 करोड़ या उससे ज्यादा इंडिविजुअल टर्नओवर। अगर इन दोनों में से दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ऑडिट होगी, वरना ऑडिट नहीं होगी। जरूरी नहीं है ऑडिट दोनों टेबल की हो, एक टेबल की भी हो सकती है, दोनों की भी एक साथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आइए आगे। उसके बाद हमने कहा 3 एक्सेप्शन है, आप ऑपरेट करते हैं, आपकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा, और अगर आप खुद की कंजम्पशन के लिए पावर जनरेट करते हैं। तीनों ही केस में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, राइट। फिर हमने बात करी रूल नंबर 5 जो कि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करता है, जिसके अंदर सीआरए 1 फॉर्म का जिक्र आता है, जिसके अंदर मेंटेन किए जाते हैं, राइट। फिर बात करी रूल 6 जिसमें अपॉइंटमेंट लिखी, 180 दिन में अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, कैजुअल वैकेंसी तो 30 दिन में अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, राइट। अपॉइंटमेंट होने के बाद 30 दिन के अंदर हम इंटीमेट करेंगे सीआरए 2 फॉर्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, उसका नाम ये है, उसका ये उसकी जानकारी हम दे देंगे। ऑडिटर अपना काम करेगा और 180 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट फर्निश करेगा। रिपोर्ट फर्निश करने के लिए फॉर्म नंबर होगा सीआरए 3, ठीक है। ऑडिटर का जो टेन्योर होगा रिपोर्ट देने तक या 180 दिन जो भी पहले हो जाएगा वहां तक ऑडिटर का टेन्योर होगा। ऑडिटर की रिपोर्ट जब बोर्ड मिलेगी, जब कंपनी को मिलेगी, तो उससे 30 दिन के अंदर कंपनी उस ऑडिट रिपोर्ट को प्लस उसमें लिखी गई कमियों का एक्सप्लेनेशन दोनों बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सीआरए 4 फॉर्म के अंदर फॉरवर्ड कर देगी। बता दीजिए एक बार, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ओके, आ गए। ये चैप्टर यहाँ पे वैसे तो पूरा हो जाता है, पर इसके कुछ फॉर्मेट मैंने दे रखे हैं, वो आपको चाहिए। देखिए यहाँ कौन से फॉर्म में क्या डिटेल आती है। सीआरए 1 की डिटेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 30 आइटम उसके अंदर आते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको तो वापस देखने की जरूरत नहीं है। इंटीमेशन, जब हम इंटीमेट करेंगे तो क्या क्या जानकारी आएगी। पहले कंपनी का नंबर आएगा, जैसे हमारी पहचान पेन नंबर से होती है इनकम टैक्स के अंदर, वैसे ही कंपनी की पहचान होती है CIN, कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर की होती है, ठीक है। और फॉरेन कंपनी है तो FCRN, फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान होती है। तो ये उनकी नाम से कोई नहीं जानता, उसके इन नंबरों से ही पहचान होगी, समझ गए, ठीक है। फिर कंपनी की कुछ जनरल बातें होंगी, जनरल बातों का मतलब कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद देखो ये पॉइंट काम का है, तीसरा पॉइंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू विच कॉस्ट ऑडिट रिलेट्स। अब अगर टेबल ए है तो आप टेबल ए वाला प्रोडक्ट लिख दोगे, टेबल बी है तो टेबल बी वाला प्रोडक्ट लिख दोगे। समझ पा रहे हैं आप? प्रोडक्ट पूछने का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट वाइज ऑडिट करवा हैं, वरना तो प्रोडक्ट पूछते ही नहीं ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, जो भी है वो लिख दोगे।
अब कोस्ट ऑडिटर की डिटेल, ऑडिटर कौन है, उसका नाम क्या है, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, उसका फॉर्म का नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। कौन से ईयर के लिए आप ऑडिट करवा रहे हैं, उस ईयर की जानकारी, जैसे आप कहेंगे मैं 2020-21 के लिए ऑडिट करवा रहा हूँ तो वो आ जाएगा। पिछली ऑडिट किसने की थी, अगर रीअपॉइंटमेंट का मामला है, पहला ऑडिटर है तो पिछली ऑडिट वाला कॉलम खाली रहेगा, और अगर रीअपॉइंटमेंट हो रहा है तो पुराने ऑडिटर की डिटेल आ जाएगी। और लास्ट में जिस रिजोल्यूशन से आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया है वो रिजोल्यूशन अटैच हो जाएगा। बताइए क्या इतनी जानकारी काफी है गवर्नमेंट को बताने के लिए कि हमने ऑडिटर अपॉइंट किया है, कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन से पीरियड, कौन से ऑडिटर को, ठीक है। और अपॉइंट करने का जो रिजोल्यूशन है वो भी लगा दिया, पुराने ऑडिटर की डिटेल भी डाल दी, तो हो गया काम। समझ गए? अभी मैं इसका फॉर्म भी दिखा दूंगा आपको, फॉर्म कैसा। आगे सुनो, CRA3 मतलब कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट का वैसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, एक जनरल फॉर्मेट है जो अभी आगे दिखा दूंगा। उसमें अनेक्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ना अनेक्जर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिपोर्ट में तो सिर्फ एसेंस लिखा हुआ रहता है कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते वगैरह वगैरह, या कोई मेजर लिखी हुई रहती है, ठीक है। बाकी सारी जानकारी कहाँ होती है, एनेक्जर्स में होती है। ये एनेक्जर्स के नाम आपको याद करने हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा है। जैसे पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन आती है, आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जनरल इंफॉर्मेशन कौन से पार्ट में आती है, तो आपको पता होना चाहिए ए पार्ट में आती है। समझ रहे हैं? डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर कौन से पार्ट में आती है, ए में आती है। कॉस्ट ऑडिट कौन से फॉलो की गई है, किस में आती है, इसमें आती है। कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट होनी है वो किस में आती है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ए पार्ट में क्या क्या आता है, बी पार्ट में क्या क्या आता है, सी में क्या आता है और डी में क्या आता है। 4 पार्ट है एबीसीडी, और चारों आपको याद होने चाहिए। समझ गए? ओके, हमने जितने प्रैक्टिकल पढ़े हैं वो भी सारे कवर होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पढ़ा हमने, जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से बोलते हैं इसको। रिकंसिलिएशन पढ़ा, वैल्यू एडिशन पढ़ा, किसको कितना बांटा वो पढ़ा, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन या रेशियो पढ़ेंगे हम। रिलेटेड पार्टी, रिकंसिलिएशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारी चीजें, इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली प्रैक्टिकली। जो आपने वो बनाए थे वो अटैच होते हैं इस रिपोर्ट के साथ कि सर ये मेरा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, ये मेरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, वो सारे उसमें अटैच करने हैं आपको पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ। समझ गए? इसलिए हमने वो पढ़े। कल को ये विचार है हमने क्यों पढ़े सर, वो इसलिए पढ़े हैं। समझ में आ गया? पढ़ लोगे ये सारे पॉइंट, ये याद होने चाहिए आपको। यस सर। ओके, अब आ जाइए लास्ट पॉइंट, फॉर्म फॉर फाइलिंग पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंपनी फाइल कर रही है किसको, गवर्नमेंट। तो कंपनी अपना सिन नंबर लिखेगी, सेम ऐसा ही है जैसे इसमें जानकारी ना, ऑलमोस्ट वैसे ही है, कुछ अलग आएगी, वो अलग आने का रीजन भी आपको मैं बता दूंगा। कंपनी अपना सिन नंबर या एफसीआर नंबर लिखेगी, हाँ जी। जनरल, हाँ जी। कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट करवाई है हमने, लिखेगी, हाँ जी वो लिखेगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपनी पर उसका रिपोर्ट नहीं आता, उसकी ऑडिट नहीं होती, वो भी लिख देंगे ताकि पूरी जानकारी मिल जाए कंपनी। ठीक है, ऑडिटर कौन था उसकी जानकारी लिखेंगी। अब बताओ यहाँ पे पुराने ऑडिटर की जानकारी लिखने की जरूरत है क्या, जब हम ये बता रहे हैं कि इस साल हमारी ऑडिट हुई है उसमें ये कमियां हैं, उसका जवाब तो यहाँ वो तो कोई पहले लिंक ही दे दिया। इसलिए हम उसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वो हमने पहले ही बता चुके हम गवर्नमेंट को। आगे अब पॉइंट इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट, डिटेल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्या ऑब्जर्वेशन ऑडिटर ने दिए हैं उनकी जानकारी, ठीक है। और उनका जो जवाब है वो हम अटैचमेंट के रूप में डाल देंगे, एक फॉर्म फाइल बना के, कि जो हमने एक्सप्लेनेशन बनाई है ना उसकी एक फाइल बना के। जैसे मान लो हमने पीडीएफ बनाते हैं, आपको कोई जवाब पूछूं आप पीडीएफ बना के मुझे भेज देंगे, तो वह एक्सबीआरएल फॉर्म हमने पढ़ा था ना, उसमें एक फाइल बनेगी, उसमें जवाब होंगे और उन जवाब को अटैच कर दिया जाएगा इस फॉर्म के साथ। दैट्स इट। बोलो जी, समझ में आ गया तीनों फॉर्म का, चारों फॉर्म का कंटेंट समझ में आ गया? जो पॉइंट नंबर 6 है ऑब्जर्वेशन, वो तो पोस्टर फॉर्म 3 में नहीं दे देगा कि ये ऑब्जर्वेशन थे रिपोर्ट दे देगा। जो ऑब्जर्वेशन है ये कॉस्ट ऑब्जर्वेशन आए हैं आपके पोस्ट ऑडिट के बाद, तो वो 3 में नहीं मिल जाएंगे। सी CRA 3 सर, 3
हाँ CRA नंबर 3। हाँ तो अरे तो आप अपना जवाब दोगे तो आप तो खुद वापस नहीं लिखोगे क्या? वो तो ऑडिट रिपोर्ट में से छांटने थोड़ी बैठेगी गवर्नमेंट। मैं आज एक बात बताओ, मैं आपको एक टेस्ट पेपर देता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक टेस्ट पेपर देता हूँ, 4 क्वेश्चन लिख के देता हूँ, ठीक है? आप मुझे सिर्फ उसके आंसर देते हैं, ठीक है? या फिर ऊपर क्वेश्चन लिख के फिर आंसर देना ज्यादा बेटर? बेटर क्या है? अपन तो चलो 1-to-1 कन्वर्जेशन है, तो क्वेश्चन लिख के आंसर देना होता है हमेशा। वो भी तो कमियां लिख के तो जवाब देगा। 10 5 लोग 20 लोग कनेक्टेड है तो अपन तो चलो बिना क्वेश्चन के भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है क्या क्वेश्चन था। गवर्नमेंट के पास तो लाखों चीजें हैं, वो कहाँ देखेगी। ओके, अब आइए देखिए, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा फॉर्म, हालांकि ये वैसे काम का नहीं है, आपका फॉर्म तो नहीं पूछा जाता फिर भी, ठीक है? पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ना, ये फॉर्म उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना सिम नंबर या FERN नंबर लिखेंगे, जैसे ही नंबर लिखेंगे आप इस पे क्लिक करेंगे प्रीफिल। तो ये जो डार्क कॉलम दिख रहे हैं आपको, डार्क 1 और 1 के 2, ये जो डार्क कॉलम होते हैं ये आपको भरने नहीं होते, ये जैसे ही आप प्रीफिल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, ठीक है? कंपनी का नाम और ये जो होता है एड्रेस, ये अपने आप फिल हो जाता है रिकॉर्ड से, समझ गए? तो जैसे आप अब ये नाम लिख के इस पे क्लिक करेंगे, ये दोनों कॉलम अपने आप फिल हो जाएंगे, ठीक है? अब कंपनी की मेल आईडी लिखनी है, फोन नंबर लिखना है, ये देखिए यहाँ से अपना काम स्टार्ट। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑडिटर, किस तरीके का अपॉइंटमेंट, रेगुलर है, कैजुअल है, क्या है वगैरह, वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? जिसको ऑडिटर को अपॉइंट किया उसका FRN नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, अगर कैजुअल वैकेंसी का केस है तो कैजुअल वैकेंसी कब अराइज हुई, क्यों हुई, डेथ से हुई, रेजिग्नेशन से हुई, क्यों हुई, उसका रीजन, ये सारी चीजें आ जाएगी। आगे देख पा रहे होंगे आप कि प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है कि किस प्रोडक्ट की ऑडिट करवा रहे हैं आप, रेगुलेटेड की है तो कौन सा प्रोडक्ट है, उसका नाम, उसकी सेटा हेडिंग वगैरह वगैरह, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। आगे लिखा है डिटेल ऑफ ऑल कॉस्ट ऑडिटर। अब ये ऑल कॉस्ट ऑडिटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जॉइंट ऑडिट। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो जरूरी नहीं है एक ही ऑडिटर अपॉइंट हो, मल्टीपल ऑडिटर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइंट ऑडिट, राइट? तो अगर ये है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लिखने पड़ेंगे। आपने लिखे सर 2 तो ये जो डिटेल है ये डबल हो जाएगी, आपने लिखा 1 तो ये रहेगी, फिर हर एक ऑडिटर की जानकारी आएगी, वो इंडिविजुअल है, वो कब पार्टनरशिप फर्म है या वो LLP है, ठीक है? कंपनी तो बना नहीं सकते ना ऑडिटर, तो उनकी फर्म का क्या स्टेटस है वो आ जाएगा, उनका नाम, मेंबरशिप नंबर, मतलब ऑडिटर की सारी जानकारी आ जाएगी, ठीक है? ये देखिए बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, इसमें ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था वो, ठीक है? किस तरीके का अपॉइंटमेंट है, ओरिजिनल है, कैजुअल वैकेंसी है या नए प्रोडक्ट के लिए अपॉइंटमेंट है, वो आ जाएगा। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट किया वो आ जाएगा, और लास्ट में जो रिजोल्यूशन आपने पास किया है उसकी कॉपी अटैच हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा फॉर्म भरा जाता है, राइट? जो रिजोल्यूशन आपने पास किया उस रिजोल्यूशन का नंबर आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 जो भी नंबर है, ठीक है? और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इसके, जो भी अथॉराइज पर्सन होता है, ठीक है? ये देखिए ये 4 ऑप्शन होते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए आप। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो आप चेक फॉर्म करते हैं, चेक फॉर्म करेंगे तो इसमें कुछ कमी होगी तो वो बता देगा कि भैया ये कॉलम आप भरना भूल गए, ये रो खाली रह गया, ये वगैरह वगैरह। फिर होती है प्री स्क्रूटनी। प्री स्क्रूटनी का मतलब होता है इसकी वैलिडेशन, कि मतलब ऑनलाइन डेटाबेस से कुछ चीजें इसमें चेक की जाएगी, कंपनी का सिन नंबर नहीं है या वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ जानकारी। अगर ये सब ओके है तो फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने प्री स्क्रूटनी कर दी उसके बाद आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप फिर मॉडिफाई के अंदर जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ गए? बोलिए, क्लियर है क्या? ओके, ये देखिए CRA 3 का। अब ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, एक जनरल फॉर्मेट है। सबसे पहले आप टाइटल लगाते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, फिर आप इंट्रोडक्शन कहते हैं कि हम मतलब कि ऑडिटर का नाम, ठीक है? हैविंग बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर, अब यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, क्लाइंट का नाम, ठीक है? फिर उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसका एड्रेस आएगा,
ऐसे इस तरीके से ये सारी बातें आ जाएगी। कौन से ईयर के लिए किया है, 2019-20 के लिए किया है। लो जी, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि आपने क्या क्या किया है। तो आप लिखोगे कि हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, हमने सारी वो चेकिंग कर ली है, हमारी ओपिनियन ये है। इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे कोट कर दोगे। और कोट करने के बाद लास्ट में आप लिखोगे यहाँ पे डेट, किस तारीख को आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की है, कहाँ पे साइन की है, कौन साइन कर रहा है, तो ऑडिटर का नाम, ऑडिटर के सिग्नेचर, सील और उसका मेंबरशिप नंबर। इस तरीके से रिपोर्ट आनी, ठीक है। तो आप एक बार इनको पढ़ लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ये CRA 4 का फॉर्मेट है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, बाकी तो ये तो फॉर्मेट तो चलो ठीक है, मैंने आपको बेसिकली समझा दिए हैं। कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो बता दो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनका सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 3। बाकी सारा मैंने कवर करवा दिया है। चैप्टर नंबर 3 हम 1-2 दिन में कवर कर देंगे आप, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, 1 दिन का चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, 1 ही दिन का चैप्टर है, ठीक है। तो 1 दिन में कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।